कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। मानसून सत्र में टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को सदन से आज निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन को इस पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। एक दिन पहले गुरुवार को उन्होंने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागजात छीन लिए थे और उन्हें सदन में फाड़ दिया था। इस पर सरकार ने आज यानी कि शुक्रवार को सेन को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीएमसी सांसद के निलंबन के प्रस्ताव पारित होने पर घोषणा करते हुए कहा कि सांसद शांतनु सेन को इस सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में हो रहे घटनाक्रम से मैं बहुत ही ज्यादा व्यथित हूं। दुर्भाग्य से सदन की कार्यवाही मंत्री से छीन ली गई और टुकड़े टुकड़े कर दी गई और सदन की कार्यवाही एक निचतम स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह की कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है। Not go on record. This is what is happening in the house in the presence of the chair. That is taken note by me. Subsequently, what happened? This has not been brought to my notice except in the newspapers press. So, Mr. No, you have made your point. Yes. That's what I'm saying. Even after the, please sit down, Mr. Derek, sit down. This is an important issue. Please sit down. This will not go on record. Please sit down. This will not go on record. This will not go on record. Mr. Shantanu Sen, please withdraw from the house. तो राज्यसभा में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से कागज छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड कर दिया गया है। शांतनु सेन अब मानसून सत्र की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे। सस्पेंशन के बाद राज्यसभा के सभापति ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। शांतनु सेन के व्यवहार पर बीजेपी सांसदों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। हुआ है कल वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संसद की मर्यादाओं को, संसद की जो परंपराएं हैं उसको पूरी तरह से डिमोलिश करने का षड्यंत्र और साजिश हुई है। हम सब की रिस्पांसिबिलिटी है कि जो संसद का डेकोरम है, जो डिग्निटी है, उसकी रक्षा करना। और जहां तक सवाल है आईटी मिनिस्टर का, जब आईटी मिनिस्टर साहब बयान दे रहे थे उस समय भी पीयूष गोयल जी ने, मैंने खुद विपक्ष से एक ही बात कही थी कि उनका बयान होगा, उसके बाद आप जो भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हर तरह का क्लैरिफिकेशन देने को मंत्री जी तैयार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी घटनाएं हुई वो बहुत ही बैड टेस्ट में है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुछ नियम कानून तो होता है पार्लियामेंट के अंदर। आप जब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं तो आपसे एक सर्टेन टाइप का बिहेवियर का, एक दायरे के अंदर की बिहेवियर एक्सपेक्ट की जाती है। पार्लियामेंट एक डिबेट का जगह है, विरोध का जगह है, ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऑपोजिशन अपने आप को किस तरीके से पेश करेंगे ये ऑपोजिशन के अपने रुचि के ऊपर है। आप पार्लियामेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, आप इस तरीके की बर्ताव करेंगे, कागज फेंक के स्पीकर के ऊपर फेंकना, पूरी दुनिया जो है देख रही है टीवी में, पूरे देश, भले कोई भी पार्टी के हो, ये तो शर्मनाक चीज है। लेकिन टीएमसी में देखिए, मैं सबके लिए तो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार हमने देखा है कुछ लोगों के नेतृत्व में, ये बहुत शर्मनाक है। बाकी लोग शायद उस वजह से बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन लोकसभा में भी लोग ऐसे कर चुके हैं, टीएमसी के सांसद ऐसे कर चुके हैं बर्ताव, आज राज्यसभा में भी किया है। और इनकी नेत्री जो है ममता दीदी 2004 में पेपर फेंक के स्पीकर के ऊपर फेंकी थी। और अगर आप अप्रोप्रिएशन की बात करें तो राहुल गांधी जी तो कैबिनेट नोट को भी फाड़ दिया था। तो ये उनकी रुचि है। तो इस तरीके के बर्ताव अगर करें और अगर लिखा हुआ है नियम में कि इस तरीके का बर्ताव करने से आपको ये सजा मिल सकती है, तो इट इज द स्पीकर्स प्रेरोगेटिव। आई थिंक कल राज्यसभा के इतिहास का काला दिन था। एक समय लगता है जब हम सबको लालू जी के युग की याद आई।
राज्यसभा ऐसा मंच है जहां शालीनता के साथ तमाम वरिष्ठ जन और देश का प्रबुद्ध जन संसद सदस्य के रूप में बैठता है और देश की समस्याओं का समाधान करता है। कल जो चित्र तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने प्रस्तुत किया है, हमने बंगाल चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद जो छद्म नक्सलवाद हमने देखा, वो बंगाल से चलकर कल राज्यसभा में उसका ट्रेलर दिखा है। और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और उच्च सदन के लिए बहुत चिंता का विषय है और देश को ये समझना होगा कि ये षड्यंत्र उनकी आंखों के सामने आ गया है। हर उस व्यक्ति को जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है, संवाद में विश्वास करता है, उसको सजग भी होना होगा और साथ में ऐसी चीजों के विरुद्ध भी खड़ा होना होगा। देखिए, राज्यसभा एक संवैधानिक संस्था है, बट मेरी बड़ी चिंता है कि हमारे पास लोकसभा भी है और राज्यसभा है। चाहे वो फार्म्स बिल हो, जब 20 सितंबर को आप, टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के उस समय भी माइक तोड़ा था, कागज फाड़ा था, विधायी कार्यों को बाधित किया था। फिर टीएमसी ने कल आईटी मिनिस्टर के कागज को हाथ से, तो जो अपर हाउस है, जो सीनियर हाउस है, जो अपने आप में उसकी एक गरिमा है, किस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां समय समय पर उसके कद को छोटा कर रही हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़े गहरे और चिंता का विषय है। लोगों तो उल्टा देखा कि शांतनु सेन ने हरदीप पुरी पर अटैक किया है। हरदीप पुरी जैसा वरिष्ठ नेता और मंत्री, उनसे तो हम कल्पना नहीं करते ऐसा होता है। और शांतनु सेन का इतिहास ही रहा है इस प्रकार, घोटाला करना, गलत बोलना, गलत काम करना, और इनकी टीएमसी की कल्चर ही ऐसी, इससे इनको टीआरपी मिलता है। सर, बंगाल में जो हिंसा की राजनीति होती है वो क्या पार्लियामेंट? और खबरनामा में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरनामा में अब हम अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और आज हम बात कर रहे थे शांतनु सेन के बारे में। शांतनु सेन को अब पूरे सत्र के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है, जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी और वो प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई भी। अब इस मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चलिए हम आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे संजय जी। जो कुछ भी राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो निंदनीय था। क्या ऐसा मान लें कि बंगाल चुनाव की खींच अभी तक है और वो रह रहकर निकल रही है? किस बात की? हम तो जीत करके आए हैं, हमारे थोड़ी ना है। नहीं, आपके सामने कोई खड़ा हो गया सर, हिम्मत दिखा दी किसी ने खड़ा होने की। इसके पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, कोई नई बात क्या है? इसके पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। समय समय पे लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। हमने कभी नहीं कहा कि हम 200 के 294 सीट जीतने वाले हैं। कोई ना कोई विपक्ष तो होगा, विपक्ष होना जरूरी भी है। तो इसमें कहीं खींच किस बात की? हम तो उत्साह के साथ अपना वो जो है अपना जश्न मना रहे हैं और आज भी मना रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। इन सब चीजों को लेकर के हमारी कोई चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यही है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध का सबसे बड़ा अधिकार सबके पास होता है और सरकार, ये तानाशाही सरकार लोगों को विरोध करने का अवसर नहीं देना चाहती। पहली बात तो यही है, क्योंकि हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को विरोध करने से कैसे कैसे रोका जाता है। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इजाजत नहीं मिलती है, जबकि डीएम साहब के पास भी जो है हम लोग पहले से लेटर दे करके आते हैं, फिर भी हम लोग को विरोध करने का अधिकार नहीं होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि 21 तारीख को 21 जुलाई के दिन जो हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, हम लोग को एक मोमबत्ती जलाने की इजाजत नहीं मिली। तो हम क्या माने, क्या लोकतंत्र को कुचलने का काम इस सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर ये माहौल बना हुआ है। एक कहावत है, जब दिया अंत के समय जब जलता है जैसा, तो उस समय तेज भड़कता है। तो ये इस समय स्थिति यहाँ पे आ चुकी है कि इस समय दिया तेज भड़क रहा है। ये तानाशाही कर रहे हैं, हर तरीके से तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अभी जो है क्वार्टर फाइनल हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर और बंगाल के अंदर, सेमीफाइनल 2022 में और 2000 फाइनल में फाइनल दिन आ जाएगा। ये सबके सामने होगा। और इस बार चुनाव, एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार चुनाव सिर्फ और सिर्फ जनता चुनाव लड़ेगी।
इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लगे, जनता चुनाव होगी, जनता जवाब देगी इसका। जी चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, उनके हिसाब से तो कुछ गलत हुआ नहीं, तो फिर क्यों शांतनु से इनको जो है आपने निलंबित किया है? पल्लवी जी देखिए, अभी हमारे मित्र संजय भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है। एकदम सत्य कहा इन्होंने, मैं 100% इनकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है, जो प्रतीकात्मक विरोध किया जाता है, जो लोकतंत्र में वो विरोध का एक तरीका होता है और विपक्षी को विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध का क्या यह तरीका है कि उच्च सदन, जिसको हम लोकसभा से उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, जिसमें हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग होंगे, ये वरिष्ठ लोग होंगे, वो वहां पर भेजे जाएंगे। वहां पर ये नहीं है कि टीएमसी के गुंडों को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, जो माननीय मंत्री के चर्चा, जो उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, जो उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, वो गुंडे नहीं है सर, उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। तो मैं इतना तो मानती हूँ कि जनता जनार्दन होती है, इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो एक गुंडे को चुनकर सदन में भेज दे। पल्लवी जी, जनता ने नहीं चुना है और किसी भी माननीय मंत्री के कागज को फाड़ना। आपके गृह मंत्री वो भी तड़ीपार हैं, फिर आपके गृह मंत्री भी वही तड़ीपार हैं। इस तरह अरे वो है, लेकिन वो आज देश के गृह मंत्री है, ऊपर विचार कीजिए। बीच में चिल्लाने बुरा लग गया, बौखला गए, आ गए। देखिए, टीएमसी की यही नीति और नियत है जो आज संजय जी दिखा रहे हैं। एक माननीय मंत्री जी जो उस समय आईटी मंत्री है और अपने विषय पर रख रहे हैं विषय को, उनके हाथ से कागज छीनकर और फेंकना, क्या गुंडागर्दी नहीं है सदन के अंदर? तो क्या है? ये कोई गलत भाषा नहीं है पल्लवी जी, ये कोई गलत भाषा नहीं है। कोई क्षमा नहीं मांगना है मुझे कोई क्षमा नहीं मांगना है। ये क्या बेशर्मी दिखा रहे हैं सदन में? संजय चक्रवर्ती जी, आप एक टीवी डिबेट में तो बोलने नहीं दे रहे हैं शाही जी को, आप बताइए। उसके बाद आप डिफेंड करते हैं कि जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ वो सही हुआ। बोलने तो दीजिए, एक बार उनकी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। वो शिष्टाचार दिखाते हुए आपकी पूरी बात सुन रहे हैं। आपत्ति है मुझे, गुंडा शब्द में आपत्ति है। इनको कहिए अपने शब्द को वापस लें। आप तड़ीपार शब्द को वापस ले लेंगे? हाँ बिल्कुल वापस लेंगे। फिर आप ये गुंडा शब्द को वापस लें। बताइए, हम सांसद सदस्य का अपमान नहीं कर सकते। हम लोग इनकी तरह नहीं है। ये अभी इन्होंने तड़ीपार कहा, वापस ले लिया। ये कौन सा ब्रेक लगाना है? मैं जो बात को कह रहा हूँ, सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे हैं। 2004 में इनकी नेत्री ममता जी जो है, उन्होंने भी ये कुकृत्य किया था और वो आज जो है उसको दोहराया है शांतनु जी ने, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। मेरा कहना यह है कि उच्च सदन, पल्लवी जी फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को एक बार, उच्च सदन जो प्रबुद्ध लोगों की चीज होती है और वहां पर पढ़े लिखे लोग और समाज के जो है अच्छे लोग जाते हैं, वहां पर ऐसा कृत्य किस श्रेणी में आता है, ये संजय जी डिफाइन करें या इनकी पार्टी की नेत्री ममता जी डिफाइन करें कि वहां पर एक माननीय मंत्री जो उसी विषय पर जवाब दे रहे हैं, जिस विषय का सवाल उठा है, उस सवाल को नहीं सुना गया, उनके हाथ से कागज छीना गया और कागज छीनने के बाद माननीय उपसभापति के ऊपर, सभापति कागज फाड़ के फेंके गए। मैं वही संजय जी से मेरा सवाल भी है कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, क्या उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं टीएमसी? क्या संजय चक्रवर्ती जी उस घटनाक्रम को सही ठहरा रहे हैं? सवाल सर मेरा ऐसे ही बरकरार रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में हम चर्चा कर रहे हैं शांतनु सेन के बारे में, जिनकी अमर्यादित व्यवहार के कारण उन्हें आज निलंबित कर दिया गया है। यानी कि अब वो पूरे संसद के सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संजय चक्रवर्ती जी, क्या आप डिफेंड कर रहे हैं जो कुछ भी किया शांतनु सेन ने? उन्होंने कागज छीना, उस कागज को फाड़ा, उसके बाद उपसभापति के ऊपर वो कागज फेंके गए। आप डिफेंड कर रहे हैं ये सब? आपके हिसाब से ये सब सही था? अभी आपको क्या बोला है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र ये हमें अधिकार देता है कि हम अपना विरोध जताएं। लोकतंत्र में ये सारी चीजें, ऐसी बात ही नहीं कि ये घटना पहली बार हुई है, टीएमसी के सांसदों ने पहली बार किया है, ऐसा कहीं नहीं है। ऐसी घटनाएं होती रहती है, चाहे वो विधानसभा में तो जूते चप्पल और
पता नहीं कुर्सियां तक फेंकी गई है। तो ये सब घटनाएं लोकतंत्र में छोटी मोटी घटनाएं इस तरीके से होती रहती है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं कि जिस तरीके से आप लोग, हाँ बिल्कुल ये छोटी बड़ी, कागज फाड़ना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, कागज फेंकना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। किसी तरीके से मैं इस घटना को मैं बिल्कुल नहीं जो है इसे नहीं करता हूँ। जिस तरीके से हो रहा है इस समय अन्य राज्य में हो रहा है। गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में ममता दीदी का पोस्टर वहां लगा था, बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था 21 तारीख 20 तारीख की रात को, उसको रातों रात हटा दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है, मुझे ये समझाया आप जाए। टाइम बताइए सर, अभी जो आपने बात कही आप मुझे बताइए कि कब वो पोस्टर लगा था, वो पोस्टर हटा कब, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताइए। 20 तारीख को पोस्टर, 20 तारीख की रात को वो पोस्टर हटा दिया क्या गया। बात कर रहे हैं सर? कुछ भी होर्डिंग्स लगाया गया है, कुछ मेरे पास भी बाकायदा उसका वीडियो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। 20 तारीख रातों रात वो पोस्टर नहीं हटा है सर, आप देखिए, थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त करके आइए। खुद एएनबी ने अगले दिन तक वो खबर चलाई है सर, 2 दिन कंटिन्यू वो पोस्टर हमने दिखाया है लगा हुआ, और आप कह रहे रातों रात पोस्टर हटा दिया। कहाँ से आपको ये सारी बातें आती हैं? रातों रात हटी है, रोज होर्डिंग्स रातों रात हटी है। जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानेंगे। इनकी माने क्यों नहीं है, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे एक कैंडल चलाने तक नहीं दिया गया। जबकि 7 तारीख को हम लोग 18 तारीख को हम लोगों ने बाकायदा डीएम साहब के सामने हम लोगों ने बाकायदा अपना मेमोरेंडम दिया हुआ था कि हम 21 तारीख को ऐसे शहीद दिवस में, और हमारे सांसद वाइस चेयरमैन सांसद शुभेंदु शेखर जी लखनऊ आए हुए थे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उनको बाकायदा एक मोमबत्ती तक जलाने का अधिकार नहीं दिया गया। मैं खुद था वहां पे, मैं स्वयं वहां पे था, हमारे पास हम लोगों ने पूरा उसका वीडियो बनाया हुआ है। हम लोगों को उसमें यही बताया गया कि ना वो कागज एक्सेप्ट हुआ ना रिजेक्ट किया। अरे रिजेक्ट कर देते या एक्सेप्ट कर लेते, आप लोगों उस कार्रवाई में कोई कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा? आप किसी शहीद का मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसी शहीद को एक मोमबत्ती जलाने का अधिकार न देना, ये लोकतंत्र की असली हत्या है, असली हत्या इसे बोलते हैं। तो क्या इस पूरे केस को लेकर संसद में वो पेज फाड़े गए थे सर कि आपको एक मोमबत्ती नहीं जलाने दी गई, तो गुस्सा था सांसदों के अंदर, गुस्सा था? गुस्सा बिल्कुल गुस्सा होगा। लोकतंत्र का अधिकार हमारे पास है, हमारे पास लोकतंत्र का अधिकार है। हम विपक्ष में हैं तो हम लोकतंत्र को अपना पूरा का पूरा उसमें जो है अपना काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। शाही जी, मेरे हिसाब से तो अब मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि ये एक छोटी मोटी चीज थी, उसके बाद आपने भी छोटी मोटी कार्रवाई करते हुए शांतनु सेन को निलंबित कर दिया, तो बहस का तो मुद्दा ही नहीं बचा है। शाही जी देखिए पल्लवी जी, बहस का मुद्दा तो अभी हमारे संजय जी ने कहा ना, जिस हिसाब से मैंने बोलना शुरू किया बीच में ये कूद गए, मैंने इनके बीच में कभी नहीं बोला। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा संजय भाई, जरा ध्यान से सुनकर उसके बाद बोलिए। पेट में दर्द आपके बौखलाता वो है जो कमजोर होता है। मेरा ये कहना है पल्लवी जी, मुद्दा खत्म हो गया, एकदम सही कह रही है। जो संसद की वो है कार्यवाही है, उसमें वो मुद्दा खत्म हो गया, उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन असली मुद्दा ये अभी जवाब इन्होंने दिया संजय जी ने, जो इस समय टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं आपके सामने कि हमने मोमबत्ती नहीं जलाने दिया गया, इसका बदला लिया और ये छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इन्होंने कोट किया। उसी पर मैं कहना चाहता हूं कि सदन में एक माननीय मंत्री जो उसी विषय पर बोल रहे थे, जो वहां पर सवाल उठा था, और इनके एक सांसद उठते हैं, उन कागज को माननीय मंत्री के हाथ से छीनते हैं, उसको फाड़ते हैं और फेंकते हैं। इनकी आदत है पल्लवी जी, सदन के अंदर ये कागज फाड़ते हैं और बंगाल में ये सर फोड़ते हैं, इनकी आदत है एकदम। अभी मानवाधिकार की पूरी टीम गई, माननीय जजों पर हमला हुआ। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे नहीं थे तो और क्या था, ये समाज के अच्छे लोग नहीं करते हैं ये काम। वहां पर कहा गया माननीय जज द्वारा कि ये यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और वहां पर कितनी हत्याएं होती हैं। अगर मैंने तृणमूल का गुंडा कह दिया तो इनको बुरा लग गया। ये बार बार उस चीज को कह रहे हैं कि हम विरोध में हैं तो हम विरोध प्रकट करेंगे। उस विरोध प्रकट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप सदन में देखिए, 2 चीजों को जोड़ा इन्होंने, आपने उसका स्पष्टीकरण भी दिया कि 2 दिन वो रहा पोस्टर, लेकिन वो सड़क पे था और ये सदन में था। दोनों की व्यवहारिकता में फर्क होता है, दोनों के नीति निर्देशन में फर्क होता है। सड़क की चीज नगर निगम अगर हटा भी देती है बिना अगर उसके अनुमति के लग गया हो तो उसमें कुछ नहीं होता है, बहुत नेताओं के पोस्टर हटते हैं। लेकिन पल्लवी जी, आपने दुरुस्त किया कि 2 दिन हमने दिखाया, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो क्या सड़क की चीज को ये सदन में लागू करेंगे और वो लोकतंत्र बताएंगे उसको? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। जिस हिसाब से इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, ये लोग लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। इनसे क्या अपेक्षा करेंगे जब बंगाल में इस तरीके से खूनी क्रांति ये लोग लिखने का काम करते हैं? इतनी खूनी क्रांति वहां चल रही है
और आज के दिन में कितने लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सदन में एक मर्यादा होनी चाहिए, किसी भी सदन में, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा का दृश्य हो या लोकसभा का हो, एक गरिमा होनी चाहिए। कृषि बिल देखा आपने, कृषि बिल पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने किस तरीके से मतलब सर्वनाक हरकत की, वो हरकत भी आज इतिहास में दर्ज हो गई है। और दूसरी शांतनु जी की हरकत दर्ज हो गई है, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब ये पूरे मानसून सत्र नहीं रहेंगे। ठीक है, वो बताइए। उनकी संसदीय परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए संजय चक्रवर्ती जी, जैसा आपने कहा कि वो छोटा मोटा रहा, वैसे उन्होंने छोटी मोटी कार्रवाई की है। लोकतंत्र का पाठ कराने वाले आप जो है किसी भी संस्था को तो छोड़ नहीं रहे, आपने मीडिया तक को तो छोड़ा नहीं। अभी दैनिक भास्कर और दैनिक भारत में कल जाकर के आप लोगों ने छापे डलवा दिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका पोल खोल करके रख दिया। आप किसी एक तंत्र को छोड़ दे तो आप बता दें कि हाँ इन्होंने इस तंत्र को छोड़ दिया। ये राजनीतिक तंत्र में किसी को विरोध करने नहीं देंगे, ये सच्चाई को बाहर आने देंगे, ये किसी भी तरीके से जो है आप इनके विरोध में कोई भी शब्द बोल करके देखिए, या तो वहां पे ईडी पहुंच जाएगा या इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, सीबीआई पहुंच जाएंगे, ये तुरंत के तुरंत कार्रवाई होती है। दैनिक भास्कर का केवल सिर्फ ऐसा यही था कि उन्होंने कोविड के काल में जो भी मौतें हुई थी ऑक्सीजन के बारे में, उन्होंने उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से सारा का सारा चिट्ठा निकाल दिया था, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। विरोध आदमी करे तो कैसे करे, ये तो सारे लोकतंत्र के सारे खंभों पे ये चोट कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपनाते हैं और लोकतंत्र का पाठ हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। अरे आप हमको सिंपल बात है ये बताओ, बंगाल की हिंसा आपके पास तो अनुच्छेद 356 है, लागू करो, क्यों नहीं लागू करते हैं? आप केवल और केवल बंगाल के नाम पे पूरे देश को डराते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देश को डराने के काम कर रहे हैं। बंगाल में ऐसी कोई हिंसाएं नहीं हुई है कि जिसकी वजह से आप लगातार बंगाल अरे इससे ज्यादा हिंसा तो उत्तर प्रदेश में हुई है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहाँ पे हिंसा नहीं हुई है। कहाँ पे महिलाओं को सरेआम पुलिस वालों के सामने और मीडिया के सामने उसको जो है छीना झपटी किया गया। किसकी लोकतंत्र की बात बता रहे हैं, किसको समझा रहे हैं आप समझा नहीं सकते। मैंने पहले बोला कि 2022 में इस बार जनता चुनाव लड़ेगी, इस बार भाजपा को वोट नहीं देगी, वोट कूड़े में डाल देगी, लेकिन आपको वोट नहीं देने वाली है। और ये पंचायत चुनाव में आप लोगों ने देख लिया, वो पंचायत सदस्य का चुनाव होगा जो आपने देखा होगा, गांव से इतना ज्यादा आप लोगों के खिलाफ इस समय माहौल बना हुआ है, इसका आपको पूरा का पूरा असर 2022 में निश्चित रूप से मिल जाएगा। लोकतंत्र के हत्या असल में कौन कर रहा है, क्या जनता देख रही है। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, जनता समझदार है, जनता सब कुछ देख रही है, आंखें खुली हुई है। टीवी वाले दिखाते, सारे टीवी नहीं दिखा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सच्चाई दिखाते हैं और जनता अब उसी चैनल को देखा करती है। जी बताइए अश्विनी शाही जी। जी देखिए, अभी हमारे भाई संजय जी ने जो है पूरी घटना का जिक्र किया। मैं दो बातें इनसे सिर्फ कहूंगा। एक तो दैनिक भास्कर का इन्होंने नाम लिया, दैनिक भास्कर के बारे में सच्चाई जाने बगैर संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। और दूसरा चीज मैं जो बताना चाहता हूँ कि दैनिक भास्कर ग्रुप जो है उसमें एक कंपनी है, उसकी डीबी कार्प 6000 करोड़ की कंपनी है और वो रियल एस्टेट और प्लस और भी धंधों में है। वहां पर टैक्स चोरी की अनियमितता पाई गई थी तो इनकम टैक्स ने काम किया, उसका इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। संजय जी इसको नोट कर लीजिए, शायद आपको पता नहीं होगा। और हमारे इसी मीडिया के चौथे स्तंभ के हमारे रिपोर्टर जो भाई हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया उठाकर देखिए और अन्य चीजें उठाकर देखिए कि किस कदर जो है उसमें अस्पष्ट खबरें छापी हैं। वो हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि मीडिया आज हमारी है और आपकी है, मीडिया एक अपना स्तंभ है, अपने हिसाब से काम करती है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश 2022 में आप हमको पाठपत्र पढ़ाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप अगर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं 1 से 1.5% वोट पाकर आप दिखा लीजिएगा, तो यहीं पर फिर से बैठकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद जो आप सजा देंगे मंजूर होगी मुझे। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। उत्तर प्रदेश में अब सब लोग समझ गए हैं कि कहीं से आकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कि जो कि कहीं जाती है 3 से 77 हो गई, फिर भी हारा हुआ कहते हैं आप लोग। यहाँ पर हमने सभी धर्म, सभी समाज और सभी संप्रदाय का वोट मिला तो 300 से ऊपर हम लोग जीत पाए और आज उसी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम हम लोग 2022 में करने जा रहे हैं। संजय जी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। ठीक है सर, अभी मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और खबरनामा में बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे अगले मुद्दे का। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है और उनकी ताजपोशी में शामिल होने के लिए खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। सिद्धू की ताजपोशी से पहले उन्होंने अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब कैप्टन और सिद्धू के बीच तल्खी खत्म हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार ग्रहण करने के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में पंजाब भवन में चाय पार्टी रखी थी, जिसमें सिद्धू शामिल हुए और अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के मुलाकात की तस्वीरें मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने शेयर की। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। हालांकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अमरिंदर सिंह से बात की और उसके बाद वह नरम पड़ गए। प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत के बाद अमरिंदर सिंह सिद्धू की ताजपोशी पर जाने के लिए राजी हो गए। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार संभालने से पहले शुक्रवार को पार्टी में मची कलह खत्म हो गई। नवजोत सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए। इसके साथ ही पार्टी में पिछले लगभग 2.5 महीने से चली आ रही तनातनी खत्म हो गई। सिद्धू की ताजपोशी के दौरान दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नवे नियुक्त किए प्रधान साहब नवजोत सिद्धू जी, सारे साहबका पीसीसी के प्रधान साहब, सारे साहबका मुख्यमंत्री साहिबा और आज जेड़े आज इतने शोभत सारे मेरे वीरों भैनों, तुसीं दूर दूर तो आए हो, बहुत आज थोड़े शुक्रगुजार है। मैनू भी ये 3-4 जेड़े अपने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब नियुक्त किए ने, साडे प्रधान ने सोनिया जी ने, कुलजीत नागरा जी, संगत सिंह जी गिलचिया, सुखविंदर डैनी जी ते पवन गोयल जी, उन्होंने भी बहुत बधाई होए। थोनू भी बधाई होए नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब का तुसी अगले साडे पार्टी का चलाउणा है और कोई छोटी गल नहीं होंगी। और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए नमाना जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। प्रधान आज कोई फर्क नहीं रह गया लीडर ते वर्कर। जदों वड्डी नदी खड़खड़ कर दी, चढ़ कर दी, जाके समुंदर दे विच रलदी है ना, ते फिर ओदा कोई अस्तित्व नहीं रहिंदा। नवजोत सिंह सिद्धू एक नमाना जिहा वर्कर अज इस विराट वर्करां दे समुंदर दे विच। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बैटिंग के स्टाइलिश अंदाज के साथ आज पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर मंच पर सीएम अमरिंदर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और कांग्रेस के नेता हरीश रावत भी मौजूद रहे। पार्टी में लंबी कलह के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पर पंजाब सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह से सिद्धू साहब ने अपने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, पार्टी के मंच पर उठाए, ठीक उठाने चाहिए। उन्होंने हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी से पहले भी उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्यकारी प्रधान बनाए गए हैं। सो सारे इकट्ठे होकर एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेंगे और विजयी होंगे 2022 के इलेक्शन। जीवन शब्दों की बात की, लड़ाई झगड़े की बातें आ रही थी, की बात आ रही थी, आपको लगता है कि कुछ नहीं? आपको आज आपने फंक्शन अटेंड किया, आपको कुछ लगा ऐसी बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और इकट्ठे होंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल मैम, सिद्धू साहब ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए जिन पर कई बार पहले भी वो ट्वीट कर चुके हैं, तो लगता है कि अब उन मुद्दों पर काम होगा? बिल्कुल होगा। काफी सारे मुद्दे तो हमने हल कर दिए, लेकिन जो भी मुद्दे अब रह गए हैं, हमारे पास 6 महीने का समय है, हम उन मुद्दों को हल करेंगे। देखिए, आज पंजाब कांग्रेस बोर्ड में नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिद्धू जी ने अपना अहदा संभाला।
वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन साहब और बहुत बड़ी गिनती में कांग्रेस की सारी लीडरशिप, पंजाब दूर दूर से वर्कर साहबान आए थे। बड़ा जोश खरोश था और सिद्धू साहब ने जो कहा कि सबको साथ लेके चलेंगे और पंजाब कांग्रेस में नहीं रूप छूटेंगे, इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यंग नौजवान आगे आया है, उसको कांग्रेस हाईकमान का कैप्टन साहब का आशीर्वाद रहेगा और आने वाले चुनाव में 2022 में हमारी कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीतेगी। बहुत खुशी का माहौल सी। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके अलावा आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। हम पहले भी इस मसले पर चर्चा कर चुके हैं कि दोनों नेता एक साथ एक मंच पर तो दिख गए हैं, लेकिन क्या अंदर की जो तलखी है वो कम हो गई है? ये सवाल अभी भी बरकरार है। अब ये खबर मिल रही है कि प्रियंका गांधी का कॉल आया तो चले गए अमरिंदर सिंह सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में। मनमुटाव कैसे दूर होगा सर? पल्लवी, जो विजुअल्स आपने देखे हो जी, बॉडी लैंग्वेज दोनों की जो थी, देखिए मंच पर चले जाना और सिद्धू का जिस तरीके से बैठ रहे थे, बराबर में बैठे हैं लेकिन उनका मुंह उधर है, उधर कोशिश कर रहे हैं बात करने की, उधर देखने की। देखिए मनमुटाव कहीं खत्म होता मुझे नहीं दिख रहा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और पार्टी अगर मान लीजिए पार्टी अध्यक्ष और सिद्धू और मान लीजिए कैप्टन दोनों साथ में तो चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में जाएगा। तो अभी ये सवाल भविष्य के गर्त में छुपा है कि कब क्या कौन पलटी मारेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि भी 18 रुपये यूनिट बिजली खरीदी जा रही है, इसका मतलब सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और वो सार्वजनिक मंच से जो मुद्दे उठा रहे हैं तो उसके क्या परिणाम आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से डॉक्टर जाखड़ को वो संबोधित कर रहे थे, उधर ही उनके हाथ, उधर ही उनका चेहरा जी, तो बड़ा अजीब था। और जो माला पहनाई जा रही थी, आप देखेंगे कि भाई दोनों साथ साथ से बीच में हरीश रावत जी आ गए, तब थोड़ा सा लगा। तो वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि भी दोनों में कहीं जो मनमुटाव है वो खत्म हो गया। और देखिए सिद्धू की भी जो कार्य प्रणाली है, आप देखेंगे उन्होंने पूरा प्रेशर बनाया, 58 विधायकों के हस्ताक्षर कराने के कराकर एक निमंत्रण पत्र भेजा। तो 4 दिन तक बजाय वो ये कवायद करने के कि जो आपसी मतभेद हैं वो सुलझे, भी फेस टू फेस मैन टू मैन बैठ के और जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जाता तो एक अच्छा मैसेज कहीं न कहीं जाता। एक जिस तरीके की प्रैक्टिस उन्होंने अपनाई, स्वर्ण मंदिर में भी अभी 60-62 विधायकों के साथ शक्ति परीक्षण, हर जगह शक्ति परीक्षण, और आज भी देखने में जो दिख रहा था तो वो एक अच्छा सिम्टम्स नहीं कहा जा सकता। देखिए कैप्टन झुके हैं, कैप्टन अमरिंदर ने बात मानी कि वो मंच पर गए हैं, मंच साझा किया है जी, और वो सीनियर है। तो नवजोत से सिद्धू को भी कहीं न कहीं एक बड़प्पन दिखाना था। जब आपको भी पंजाब जैसे प्रांत का अगर भी अध्यक्ष बनाया गया है तो आप सब गिले शिकवे भूलकर आपको उनके निवास स्थान पर जाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। क्यों, दोनों का उद्देश्य देखिए एक ही है। मोटिव क्या है कि भी इलेक्शन में किसी भी तरीके से कांग्रेस जीते और वहां दोबारा कांग्रेस की सत्ता स्थापित हो, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे अच्छे परिणाम आएंगे। और अगर मान लीजिए खींचतान होती है, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, तो ये भी कोई दो राय नहीं है कि भी जो परिणाम है वो ठीक नहीं आएंगे। आप उसमें देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होगा। जो मेरा आकलन है और जो लोगों का आकलन है वो भी यही है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये कह देना कि भाई बिल्कुल ठीक हो गया, तो मैं नहीं समझता हूँ। 126 दिनों के बाद कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात हुई है ना, और अभी भी वो कह रहे हैं विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। अब वो विरोधी पार्टी के लिए है, विरोधी पार्टी के लिए या पार्टी के विरोधियों की छुट्टी करेंगे,
ये अभी देखना होगा ऐसे। बिल्कुल और बिल्कुल। देखिए, सार्वजनिक मंचों से अगर सरकार की आलोचना होगी तो ये भी मान के चलिए पल्लवी कि नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। क्यों, सत्ता में कांग्रेस थी, आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता पक्ष हैं। आपको अगर कोई गिले शिकवे हैं तो वो इंटरनल बैठ के सुलझाएं, उनके क्या रास्ते निकल सकते हैं वो बताएं। बजाय चुनाव इससे आने से पहले अगर ये कवायदे शुरू हो जाएं तो पंजाब कांग्रेस के लिए काफी बेहतर रहेगा। विपिन शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो कुछ भी तस्वीरें आज सब कोई देख रहा था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि दोनों नेता एक मंच पर आ गए। राहुल गांधी काफी गदगद थे, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि लगता है पंजाब संकट अब खत्म हो गया है। क्या ये राहुल गांधी अभी से हमें आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि संकट खत्म हो गया, अब किसी गलतफहमी में मत रहिए, या खुद को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, तस्वीरें तो बहुत कुछ बयान कर गई आज, और यादें ताज़ा हो गई। कुछ दशक पहले एक फिल्म आई थी शक्ति, रमेश सिप्पी साहब की, और जब अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, दो दिग्गज जो सदी के सबसे बड़े महानायक और डॉयन ऑफ इंडियन सिनेमा जो दिलीप कुमार साहब हैं, उनको एक मंच पे लेके आया गया, और देखने लायक जो दोनों की जो अदाकारी थी वो गजब की थी। मतलब वो देखने वाले वो खुद गदगद, आपने जो शब्द का इस्तेमाल करा, मैं वही शब्द मैं भी उसका सदुपयोग करूंगा यहाँ पर, कि वो गदगद हो गए थे दर्शक जो हैं। और यहाँ पर वही दृश्य कि दोनों ही खिलाड़ी, देखिए वो अपने खिलाड़ी रहे हैं, और उधर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कितनी एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली जब ताजपोशी चल रही थी नवजोत सिंह सिद्धू की और बाकी जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त करे गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखिए, हम दोनों का आपस में क्या तालमेल है, आपस में क्या नाता है कि तुम्हारा 63 में जन्म हुआ था नवजोत, और जब मेरे को IMA से कमीशन मिली थी। तो अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है ये बात। ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया कि तजुर्बा की जो अलग अहमियत होती है, और यहाँ पर कि आपका औहदा भी अलग है। और वो अलग बात है कि यहाँ पर हर एक राजनीतिक दल 21वीं सदी है, तवज्जो देना चाहेगी युवाओं को, क्योंकि अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे नहीं तो वही हर्षद होगा, वही आपको सामना करना पड़ जाएगा जो आपको मध्य प्रदेश में हुआ, कि जब वहां पर युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हताश होकर भाजपा की तरफ रुख कर गए, या हिमंता बिस्वा शर्मा असम में, जिनकी क्षमता पे किसी को कोई शक शुबा नहीं है, और आज असम के मुख्यमंत्री बने हुए। फर्क इतना है कि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर उनको समय रहते उनको जब बिल्कुल। विपिन जी, आपका पूरा जवाब हम लेंगे। इस समय सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस समय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ये लाइव तस्वीरें गोरखपुर से ही आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, आपको बता दें कि आज गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, और यहाँ पर आज सीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। इससे पहले सैनिक स्कूल भी समर्पित उनके द्वारा किया गया था, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 187 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी कि आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। वह फर्टिलाइजर परिसर में सैनिक स्कूल सहित करीब 187 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास करने गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। अन्य परियोजनाओं में जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसरों में प्रस्तावित छात्रावास, चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास, ये सब शामिल हैं। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं गोरखपुर से, लाइव तस्वीरें हैं ये। और आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। निरीक्षण उनका जारी है। आपको बता दें कि 24 तारीख को भी वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। गोरखनाथ मंदिर में सबसे पहले वे जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण इस समय किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और ये बताया जा रहा है कि निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ भी सीएम बैठक करेंगे। सीधी तस्वीरें ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गोरखपुर में आज हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में, और आज उन्होंने गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा यहां पर दिया है। और तस्वीरें भी आप देख रहे थे। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे पंजाब कांग्रेस की सियासत के बारे में, और इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, आपका ही हम रुख करना चाहेंगे। जैसा कि आप तमाम बातें कह भी रहे थे सर, लेकिन सवाल तो ये है कि
पंजाब की जो जनता है अब जब वो चुनावों में जाएगी तो वो किसका चेहरा देखकर वोट डालेगी सर? अगर हम पैठ की बात करें, धरातल की बात करें, तो जमीनी स्तर पर पकड़ किस नेता की मजबूत नजर आती है आपको? जिस अंदाज में अलग अलग विधायकों का कल पहले आपने देखा कि शक्ति प्रदर्शन कैसे करा, स्वर्ण मंदिर जाने से पहले सबको लेके गए नवजोत सिंह सिद्धू, तो वो आप दर्शाता है कि यहाँ पर इस समय जो विधायकों का समर्थन या उनके एक जोश के सब लोग मुरीद हैं नवजोत सिंह सिद्धू के। और जहां तक तजुर्बे की बात है, होश की बात है, वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अलग अहमियत है पंजाब की राजनीति में। और लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की क्या आगे एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो बिल्कुल साफ वो अब संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, हम लोग तो बतौर पत्रकार विश्लेषक जो समझ रखते हैं, जो आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर रुकेंगे नहीं नवजोत सिंह सिद्धू, और वो बिल्कुल ये हाईकमान को भी बताना अभी तो उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई है सर, अभी तो हाईवे पे उन्हें बहुत चलना है और वो तो वैसे भी इतने मशहूर खिलाड़ी रहे हुए हैं, तो वो अभी कहाँ रुकेंगे? ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें खबरनामा में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई और समाप्त भी हो गई। हम आपको यहाँ बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। उनकी ताजपोशी हो चुकी है, अब वो ऑफिशियल रूप से जो है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि आज खुद सीएम उनके कार्यक्रम में पहुंचे, जो कि काफी लंबे समय से हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता चाह रहा था कि दोनों नेता एक मंच पर नजर आ जाए। अब एक मंच पर तो नजर आ गए हैं, लेकिन किस तरीके से दोनों की जो स्थिति है वो एक हो पाएगी, दोनों का जो मतभेद है वो खत्म हो पाएगा, दोनों कब एक स्टैंड पर आ पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी अभी थोड़ी देर पहले विपिन शर्मा जी कह रहे थे, जब मैंने उनसे सवाल किया कि जनता किसके चेहरे पर वोट डालेगी या फिर जनता के मन में किसके लिए ज्यादा सिंपैथी कह लीजिए या फिर प्यार कह लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो तो बात एक ही है कि किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो स्वर्ण मंदिर गए थे, काफी भीड़ भी उस समय उनके साथ नजर आ रही थी, ये बातें एकदम सही हैं। लेकिन फिर बार बार पश्चिम बंगाल चुनाव की मुझे याद आ जाती है कि वहां पर भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी चौड़ी फौज थी, लेकिन जब चुनाव खत्म हुए वो फौज कहां गायब हो गई अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? पल्लवी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वो जो भीड़ दिख रही थी वो सिद्धू के फॉलोअर्स की भीड़ नहीं थी जी। वो कांग्रेस अध्यक्ष के फॉलो कर रही थी और वो लोग देख रहे थे टिकट बंटवारा होगा, मेरा नंबर आएगा, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, तो वो सपोर्ट करेंगे, मुझे अपोज नहीं करेंगे। तो उसमें अमरिंदर के जो सिपह सालार थे वो भी वहां पर हाजिरी लगा रहे थे। तो उसके आकलन करना और उस पर ये सोचना कि भी परिणाम ऐसे आएंगे। देखिए, वोट देने का जहां तक प्रश्न है, देखिए कौन किसको डैमेज करेगा, यहाँ ये देखने वाली बात होगी। मान लीजिए सिद्धू हैं, तो सिद्धू किसको डैमेज करेंगे? मतलब पार्टी को डैमेज करेंगे, मुख्यमंत्री को जो चेहरा है उसको डैमेज करेंगे, या पॉजिटिव रुख अपनाकर पार्टी को आगे बढ़ाकर वहां जो कांग्रेस की सरकार है उसको लाने की कोशिश करेंगे? ये वक्त बताएगा। अभी जो जिस तरीके की कार्य पद्धति रही है, अभी मैं सुन रहा था विपिन जी कह रहे थे सिंधिया या हेमंत बिस्वा। देखिए, हेमंत बिस्वा या सिंधिया से तुलना करना सिद्धू की वो जायज नहीं। देखिए, सिंधिया सिपाही थे, कांग्रेस के सिपाही थे, ठीक है, कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिली या उनके पर्सनल ग्रीवियंस जो भी रहे मुख्यमंत्री के साथ, उसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ के वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। लेकिन सिद्धू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये पहले से कांग्रेसी नहीं है और आज भी उनका अगर महत्वाकांक्षा में समझता हूँ पूरी नहीं होती, अगर इनको नहीं बनाया जाता पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष, तो क्या उनकी लॉयल्टी रहती कांग्रेस के साथ? ये भी एक देखने वाली बात है। इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक्चुअल में लगेगा। तो जिस तरीके का रवैया उन्होंने अख्तियार किया था, आप देखेंगे उन्होंने आम आदमी पार्टी की बढ़ाई की थी और आज भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने बिजली का मुद्दा उठाया है, कहा है कि भी 18 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं, किसान के बारे में बोले, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का समय था। क्यों? कांग्रेस सत्ता में है वहां पर,
कांग्रेस विपक्ष में नहीं है। अगर आप विपक्ष में हो तब ये मुद्दे उठाएं तो वो समझ में आता है। सत्ता पक्ष में होते हुए और सरकार के ऊपर उंगली उठाना या मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना, वो कहीं ना कहीं सरकार को डैमेज करेगा। और देखिए, कैप्टन एक कहते हैं ना, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने ठीक है मन साझा किया है, लेकिन कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि भाई उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी या दावेदार पैदा हो जाए। और ये सिद्धू से कहीं ना कहीं डर रहेगा कि सिद्धू यहाँ रुकने वाले नहीं है। सिद्धू पूरी कोशिश करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री पद की अगर रेस हो तो उसमें उनका नाम आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगला जहां तक मैं समझता हूं टारगेट सिद्धू वो करेंगे। और जब इस तरह की मांग आएगी तो आप सोचिए पल्लवी, क्या कैप्टन बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिसके चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर, और फिर वहां दूसरा कोई दावेदार पैदा हो, तो ये कोई भी पॉलिटिकल पर्सन एक्चुअली बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, अपना अपना एक नैरेटिव होता है। कैप्टन आरपी उपाध्याय जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तब तक मैं आपके पास आऊंगी विपिन शर्मा जी। जैसा कि अभी आरपी उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि चीज़ें उतनी अभी साफ नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये अभी चलिए वो ऐसा माहौल चल रहा है तो मौके की नज़ाकत को समझते हुए पहुंच गए कैप्टन, आज मंच पर मंच भी साझा कर लिया, लेकिन आने वाले समय में और भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। देखिए, मैंने एक कारण था, मैंने जो उदाहरण दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का और हिमंता बिस्वा का, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों से सीखता है और कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। और तो यहाँ पर उन्होंने ये समझ लिया कि यहाँ पर जो जिस तरीके से बड़ाई कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी भी तैयार बैठी थी कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो मुख्यमंत्री होगा वो हमारा एक सिख होगा। तो यहाँ पर ये जब इतनी बातें हो चुकी थी तो वहां पर किस चीज का इंतजार करती कांग्रेस कि पहले पानी सर के ऊपर से निकल जाए। तो यहाँ पर उन्होंने समय रहते दोनों बातें, एक उनको जो नियुक्ति करनी थी, प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, और दूसरी बात यहाँ पर आपस में जो अंतर्कलह मची थी, भले ही वो कॉस्मेटिक हुआ है, आप उसको ये उसमें हम ये समझे कि सब कुछ ठीक हो गया, ऑल इज वेल, ऐसा नहीं है। और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है इस चर्चा में पल्लवी जी की मैं उदाहरण दूं दिल्ली का, राजधानी का। यहाँ पर कुछ वर्ष पहले जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे चौधरी प्रेम सिंह, और जब उनकी ताजपोशी हुई मैं स्वयं वहां पर मौजूद था वो मैदान में, और वहां खचाखच भरा था, पांव रखने की जमीन नहीं थी, एक जगह नहीं थी थोड़ी सी भी। तो यहाँ पर आप खुद समझते हैं, और बल्कि उनके परिवारजनों में कोई गिर भी गया था तो इसको चोट भी लगी थी। लेकिन यहाँ पर आप खुद समझें कि वो भी एक दौर था, देखते ही वो नजारा बनता था, वहां पर शीला दीक्षित बैठी थी, सब लोग बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वरिष्ठ। तो यहाँ पर यही बात है कि अभी इस समय, क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षाएं सबकी है राजनीति में, और अभी कांग्रेस ने भले ही एक कॉस्मेटिक टच और सबने हाईकमान का फैसले को सर माथे लिया है, लेकिन यहाँ पर आने वाले वक्त में अगले वर्ष जब चुनाव होंगे उसकी क्या उससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अभी और इनको आपस में इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि आज तो एक चलिए सार्वजनिक तरीके से ताजपोशी के समय दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस के कई विधायकों ने बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू को औपचारिक तरीके से माफी मांगने की नहीं आवश्यकता, ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर खेमेबाजी चल रही है और खेमे और गुटबाजी, और कांग्रेस तो एक सिक्के के दो पहलू बड़े सालों से कहा जाता है। तो यहाँ पर अब कम से कम ये अपेक्षा करी जाएगी कि अगर कांग्रेस इस चुनावों में, आगामी चुनावों में वो एक प्रबल अपनी दावेदारी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको अपने अंदर खाने में जो अंतर्कलह मची है उसको समय रहते सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी भारी कीमत। क्योंकि और आज भी देखिए, आप दोनों की बात करें, मैंने दोनों बोला, दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं अपने अपने क्षेत्र के। कैप्टन एक पुराने फौजी हैं और उन्होंने बिल्कुल फौजी अंदाज में बात करी, उन्होंने तालिबान के बारे में बोला कि हमने अपने बॉर्डर को भी सुरक्षित करना है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने विकास कार्यों की बात करी। सिद्धू ने अपने आप बिजली का मुद्दा उठाया क्योंकि आम आदमी मुफ्त बिजली की घोषणा कर चुकी है। तो यहाँ पर अपने अपने अंदाज में सबने बात करी कि कैसे पंजाब का विकास होगा, और वही अपेक्षा करी जाती है। आम आदमी क्या अपेक्षा करता है, नेताओं को सिर्फ सुनने नहीं आते, वो समझते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा क्या उद्धार होगा। और यहाँ पर अब बड़ा दिलचस्प होगा मामला, क्योंकि जिस एक और नया ट्रेंड जो उभर के आया है कि दलितों को
जिस अंदाज में अब तवज्जो मिल रही है, जो कि मिलनी चाहिए थी बहुत समय पहले भी, अब घोषणा कर दी गई है। भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें कि उनका उप मुख्यमंत्री दलित होगा। तो ये बिल्कुल हर कोई रिझाना चाहेगा, क्योंकि सब लोग समझते हैं उनकी अहमियत क्या है। दलितों की पंजाब की राजनीति में 33% दलित समुदाय से है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब अब सारे समीकरण जो बन रहे हैं वो ये बिल्कुल उस तरफ ले जा रहे हैं कि यहाँ पर मामला भी जो आगे चुनाव होंगे वो बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के हित के लिए ये है कि अपने अंतर्कलह जो मची है उसको समय रहते सुलझा लें। बिल्कुल, चुनाव से पहले ये अंतर्कलह को सुलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सीधा चुनावों पर असर डालेगा। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि आज सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही मंच पर पहुंच गए हों, लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर अभी भी कांग्रेस आलाकमान को काम करने की जरूरत है और बेहतर यही होगा कि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन मनमुटावों को सुलझा लिया जाए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस जब चुनावों में जाए तो उनके पास जनता के बीच में रखने के लिए काफी कुछ हो। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।